और अब वैसे टॉपिक क्या पहले? आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडिया चाइना का रिलेशन, ठीक है। लेकिन उसको एक तरह का कंक्लूजन बोल लो या फिर एक एक होता है ना हिस्ट्री से सीखना, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। तो चेकोस्लोवाकिया में एक सुडेटन लैंड, ठीक है। सुडेटन लैंड। तो उसमें क्या किया, जो हिटलर था वो उसको कैप्चर करना चाहता था, लेकिन सुडेटन लैंड मतलब उस जगह का नाम है, मतलब वो आइलैंड टाइप है चेकोस्लोवाकिया में। तो उसको कैप्चर करना था, तो हिटलर के जो साथ में लोग थे वो बोले कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तुम्हें क्यों उस पर कैप्चर करने देंगे। तो हिटलर क्या बोला कि हम उनको बोलेंगे कि हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको फ्री कर रहे हैं उस नेशन को। तो वो टू मेंटेन पीस, तो उसमें वो क्या किया, मोरल ग्राउंड हाई कर दिया। मतलब वो तो उसका तो बैक मोटो उसका वो था कि हमको कैप्चर करना है, लेकिन बोल क्या रहा था कि हम इस नेशन को फ्री कर रहे हैं, ठीक है। तब जो इंग्लैंड का पीएम था वो था चैम्बरलेन, ठीक है। तो वो बोला कि हमको वॉर नहीं चाहिए, लेट्स गेट पीस अ चांस, पीस अ चांस। हाँ, मतलब पीस को चांस देते हैं, हम करेंगे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। हिटलर जो चाहता है वो एरिया चाहता है, ठीक है तुम ले लो, लेकिन हमको पीस चाहिए, ठीक है। तो हिटलर और चैम्बरलेन क्या किए, म्यूनिक में मिले वो साइन करने के लिए कि तुमको ये हिस्सा चाहिए सुडेटन लैंड का, तो तुम ले लो, लेकिन पीस मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो 30 सितंबर 1938 को हुआ म्यूनिक एग्रीमेंट कि सुडेटन लैंड ले लो बट वार मत करना प्लीज। इसको बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी होता है ना, तो इसको बोलते हैं अपीजमेंट पॉलिसी। अपीजमेंट मतलब कि सामने वालों को प्लीज करना, कि मतलब अपना मजबूरी दिखाना कि तुम जो चाहे कर लो, लेकिन ये मत करना, हम वार होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना वीक पॉइंट, तो हिटलर वो ये देख के श्योर हो गया कि दे डोंट हैव द विल, जैसे चाइना को किसके लिए लग रहा था, इंडिया के लिए, कि दे डोंट हैव द विल टू फाइट। हम लोग जब चाहें उसको वार करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। 1939 में, जस्ट 1938 में म्यूनिक एग्रीमेंट शुरू हुआ पीस के लिए, और 1939 में हिटलर क्या किया, वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया। वो बस ये देखना चाह रहा था कि उस लोग के पास विल है कि नहीं फाइट करने का, तो वो लोग तो एक तरह से सरेंडर कर दिया। तो वो श्योर हो गया कि अब ये लोग तो हम अटैक करेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जस्ट एक साल बाद ही क्या वर्ल्ड वार कर दिया, अच्छा, ठीक है। तो जो पंचशील प्रोग्राम था जो हम लोग के नेहरू जी किए थे चाइना के साथ, उसको बोला जाता है इंडिया का म्यूनिक एग्रीमेंट। नेहरू जी सोचे कि हम लोग अच्छे हैं तो चाइना भी अच्छा होगा, हम लोग पीस के लिए ये एग्रीमेंट कर रहे हैं तो सच में वो पीस ही होगा। लेकिन चाइना तो टटोल रहा था कि इंडिया लड़ सकता है कि नहीं, और वो इस प्रोग्राम से, इस ये से समझ गए कि श्योर हो गए कि दे डोंट हैव द विल टू फाइट, ठीक है। इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया चाइना का क्लेम ओवर तिब्बत, मतलब तिब्बत पे क्लेम कर रहा था कि तिब्बत चाइना का है, चाइना का है, हम लोग उसके पड़ोसी हैं, जस्ट नेबर है तिब्बत के। और चाइना ने क्लेम किया कि तिब्बत हम लोग का, और हम लोग ने कुछ रिटेलिएट नहीं किया कि नहीं ऐसे कैसे कैप्चर करना है, हम लोग पीस के लिए बोले तिब्बत ले लो, चलो जाओ, ठीक है ले लो। तो ये था इंडिया का म्यूनिक एग्रीमेंट, अच्छा, ठीक है। सिमिलर जस्ट जो वहाँ पे हुआ सेम जो हिटलर किया वो चाइना किया इंडिया के साथ। तो 1957 आते आते चाइना ने तिब्बत में जीनोसाइड स्टार्ट कर दिया। तिब्बत पे कैप्चर करने के बाद पूरा जीनोसाइड स्टार्ट कर दिया, जैसे अभी बांग्लादेश में हो रहा था उस टाइम पे, जब बांग्लादेश को छुड़ाने के लिए इंडिया साथ दे रहा था तो जीनोसाइड कर रहा था पाकिस्तान उस पर, ये हम लोग पढ़े थे उसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में, ठीक है। जीनोसाइड शुरू कर दिया, तो वहाँ का था कौन हेड, दलाई लामा। तो वो वहाँ से भागा अपने आप को बचाने के लिए। तो तवांग वैली वो लोग की बहुत तिब्बतियन की इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो 1959 में तवांग वैली से दिल्ली गए, दिल्ली से अभी कहीं धर्मशाला में रह रहे हैं, ठीक है, शरण लिए। हाँ, तो इंडिया उस टाइम पे क्या बोला कि हम लोग दलाई लामा को पॉलिटिकल असाइलम देंगे, ठीक है, पॉलिटिकल असाइलम देंगे, शरण देंगे, बचाएंगे,
ठीक है। अब चाइना ने ये देखा कि इंडिया शरण दे रहा है। इंडिया का फाइट किससे है? तिब्बत से। और तिब्बत का हेड कौन है? दलाई लामा। और दलाई लामा को इंडिया शरण दे रहा है कौन? इंडिया। तो अब चाइना बोल रहा है कि बताओ, पंचशील याद है तुमको? इंडिया को बोल रहा है। तो पंचशील में क्या था कि यू कैन नॉट इंटरफेयर द पर्सनल ये अफेयर, ठीक है, था ना पॉइंट्स 5 पीसफुल ये को एग्जिस्टेंस के लिए। तो चाइना बोला पंचशील याद है, उसमें था नो इंटरफेरेंस, और तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम मेरे जो टेरिटरी है उस पर तुम इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये तो काउंटर अटैक कर दिया। अब ना इंडिया उसको बचा सकता है और ना कुछ चाइना को बोल सकता है। तो यही होता है कि जब दोस्त दोस्त का काम ना आए तो मतलब समझ लो अगला बारी तुम्हारा आने वाला है। अब चाइना क्या किया, सीधे सीधे इनकार कर दिया कि हम ट्रीटी नहीं मानते। अच्छा। जो मैकमोहन लाइन बना था उसको हम मानते ही नहीं। अच्छा। हमारे बीच पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने हमारे जो रीजन था टिबेटियन जिसको हमने कैप्चर किया उसमें तुमने इंटरफेयर किया। तो वो जो एग्रीमेंट है वो तो अब कोई काम कर रहा नहीं। हम नहीं मानते ऐसा कुछ कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हमारे बीच हो सकता है। ठीक है। तो नेहरू जी सोचे कि लद्दाख में तो घास भी नहीं उगता, तो वहाँ क्या कोई अटैक करेगा। अच्छा। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक होता है ना अंडर एस्टिमेट करना कि ये चीज़ तो हम कोई वैल्यूएबल है नहीं, उसके लिए कौन क्या ही लड़ाई करेगा। लेकिन अक्साई चीन एरिया में चाइना ने अपना हाईवे बना दिया जो कि इंडिया का पार्ट था। चाइना क्लेम कर करके अक्साई चीन अपने में कर लिया और हम लोग को बिना पता लगे या फिर ऐसे बोले कि इंडिया उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था कि लद्दाख में तो घास भी नहीं उगता, वहाँ क्या ही होगा। तो ये ध्यान ना दे के चाइना अपना पूरा फुल फ्लेज्ड हाईवे बना दिया अक्साई चीन पे पहाड़ों पे। ठीक है। उसका भी इमेज देखोगे तो लगेगा कि ये कितना हेवी हाईवे है। ठीक है। अब शिनक्यांग जो तिब्बत रीजन है वहाँ पे, ठीक है, और हमको पता ही नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो रहा। पूरा हाईवे बन गया तो भी पता नहीं चला। पता कैसे चला कि वहीं की न्यूज़पेपर से, चाइना के ही न्यूज़पेपर से। सोचो हम लोग इतना बेखबर, मतलब इतना इनटॉलरेंस, इधर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स दैट एरिया कि हम लोग का एरिया है तो हम लोग ध्यान रखें, लेकिन इतना इनसेंसिटिव कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। ठीक है। तो वो जब हाईवे बन गया तो वो लोग के लिए एक्सेस ईजी हो गया, अपनी मिलिट्री सप्लाई करना, सोल्जर सप्लाई करना, फूड सप्लाई, एम्यूनेशन, मेडिसिन, कुछ भी मतलब वो इजी फ्लोइंग हो गया। और हम लोग के पास क्या, कोई एक पक्का रोड नहीं उस बॉर्डर पे। हम लोग तो ऐसे ही इतने पीछे हो गए। एक तो वो दुश्मन हमारा, प्लस वो हाईवे कंस्ट्रक्ट कर लिया तो वो लोग को सारी सुविधाएं, और हम लोग ध्यान ही नहीं दिए। ठीक है। तो नेहरू जी क्या लाए इस ये को छुपाने के लिए कि चलो हम एक तरह से गलती ही थी कि हम उधर ध्यान नहीं दिए, उसको कप अप करने के लिए एक लाए फॉरवर्ड पॉलिसी। अच्छा। ठीक है। तो फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी, जो डीमार्केटेड बॉर्डर है इंडिया चाइना के बीच, ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया कि जो जहाँ खड़ा हो गया वो उसका एरिया, ऐसा मतलब ये था फॉरवर्ड पॉलिसी में। ठीक है। मान लो यहाँ पे बॉर्डर है इंडिया का और चाइना का, ठीक है, तो मान लो इंडियन सोल्जर आगे गए तो जहाँ खड़े हुए वो एरिया इंडिया का, चाइनीज सोल्जर जहाँ खड़े हो गए इंडिया का पार्ट में वो उनका। ठीक है। तो नेहरू जी क्या आइडिया दिए कि तुम 5 सोल्जर्स आगे जाना, ठीक है, वहाँ झंडा लगा दो अपना इंडिया का, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा आगे जाओ, फिर वहाँ झंडा लगा दो, फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे जाओ, फिर झंडा लगा दो। ठीक है। तो जो एक एडवाइजर होता है ना, तो नेहरू जी के एडवाइजर थे बीएम कॉल। ठीक है। बीएम कॉल, तो उसकी राय पे ये फॉरवर्ड पॉलिसी लाया गया। एक तो नेहरू जी को ये नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा था, और ऊपर से उनको एडवाइजर मिल गया इनके जैसा कि ये पॉलिसी लाओ कि जो जहाँ खड़ा हो गया वहाँ। ऐसे तो चाइना पूरा इंडिया पे खड़ा हो जाए तो सारा उसका दे देंगे। ठीक है। तो ये होता है मतलब गलत एडवाइजरी के कारण। ठीक है। कि थ्रू आउट वो जो जनरल बीएम कॉल थे उनके एडवाइस पे चलते रहे, उसका नतीजा ये हुआ। तो ये फाइनल रीजन बना कैसस बिलाई। कैसस बिलाई वर्ड का मतलब होता है कि ये फाइनली एक रीजन बना। अच्छा। ठीक है। तो चाइना ने मोरल हाई ग्राउंड बनाया अपना,
जैसे वो तो देख रहे हैं कि अरे इंडियन सोल्जर ऐसे कर रहे हैं, 5 सैनिक आ रहे हैं, झंडा गा रहे हैं, फिर थोड़ा आगे जा रहे हैं, फिर झंडा गा रहे हैं, तो हम लोग टुकड़ियों में बट गए। ठीक है, 5 इधर 5 इधर सोल्जर, 5 इधर सोल्जर। ठीक है, तो चाइना ने मोरल हाई ग्राउंड बनाया और बोला कि इन्वेड किसने किया, क्वेश्चन किया इंडिया पे कि ये तो एक तरह से इन्वेजन हुआ ना, हमारे एरिया पे आप घुसे जा रहे हो, थोड़ा आगे जा रहे हो, तो इन्वेड किसने किया। ठीक है, अब इसके पास इंडिया के पास कोई आंसर नहीं, क्योंकि सच क्लेम है। ठीक है, तब 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने क्या किया, अटैक कर दिया इंडिया पे। दोनों फ्रंट्स, लद्दाख और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था, दोनों फ्रंट्स में अटैक कर दिया और हम टुकड़ियों में बटे थे, 5 इधर 5 इधर 5 इधर, और वो लोग अटैक आए तो 5 को मारे, फिर आगे आए, फिर 5 को मारे इजीली। मतलब हम लोग तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। हम लोग सोचे कि जो जहाँ खड़ा हो गया, मतलब नेहरू जी के अकॉर्डिंग वो उनका हो गया, और हम लोग सोचे ही नहीं, नेहरू जी सोचे ही नहीं कि वो रिटेलिएट करेंगे सब। और ये क्यों नहीं सोचा पता नहीं, वो भी चाइना जैसा। ठीक है, तो हम टुकड़ियों में बटे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, ना प्रिपेयर्ड सोल्जर्स, ना कुछ सुविधा, क्योंकि हमारे पास तो रोड ही नहीं है वहाँ बॉर्डर तक जाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग मतलब नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। ठीक है, 40,000 फुट ऊपर ठंड में, ना कोई फूड, ना एमिनेशन, ना शूज, ना सोल्जर। 80,000 चाइनीज ट्रूप ने 10,000 सोल्जर्स पे अटैक किया। अच्छा, क्योंकि सोल्जर तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो एक्स्ट्रा सोल्जर लाएंगे कहाँ से। जो थी वही थी, ठंड में वैसे ही बिना लेके। ठीक है, तो हम लोग के 3,225 सोल्जर्स लॉस्ट हुए थे, और उसके साथ साथ हम लोग का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया। अच्छा, जस्ट इस फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से 43,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ये चाहता तो कभी मतलब आगे आते जाता, हम लोग तो बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं थे, और कितना एरिया जा सकता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 20 तारीख को 20 नवंबर 1962 चाइना खुद ही रुक गया। यह था यूनिलैटरल सीज फायर, क्योंकि हम लोग में तो हिम्मत ही नहीं कि हम लोग सीज फायर कर सके। ठीक है, कुछ नहीं कर पाए, तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये तो गया ही, प्लस पार्ट ऑफ अक्साई चीन भी वो तो गया ही, प्लस लार्ज पार्ट ऑफ ओरिजिनल ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा चाइना के पास चला गया, जस्टिस फॉरवर्ड पॉलिसी के में। लेकिन पता है एक चीज, इतना हम लोग की आर्मी अनप्रिपेयर्ड थी, फिर भी हम लोग जीत सकते थे, उसके बाद भी जीत सकते थे। बोलो कैसे? कैसे? अगर हम लोग एयरफोर्स यूज करते वहाँ पे। क्यों नहीं किए? यही तो क्वेश्चन, क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स थी वो चाइना से बहुत बेटर थी उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटेन की बनाई हुई थी, और जगह जगह पे हमारे एयरफील्ड थे। ठीक है, वहाँ लैंड कर सकना, या एकदम बॉर्डर के पास भी लैंडफील्ड थे। हमारी एयरफोर्स कैसे बेटर थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ब्रिटेन ने सारा प्रिपेयर किया था, क्योंकि उनको जरूरत थी। ठीक है, तो हुआ क्या, नेहरू जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भाई? क्योंकि नेहरू जी मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये वॉर है। तो क्या है? वो माने ही नहीं बहुत टाइम तक, मतलब ये इसीलिए ना उन्होंने सोल्जर्स भेजा, ना उन्होंने एयरफोर्स भेजा, जबकि ये बातें भी हुई कि ये करने से हम लोग जीत सकते हैं, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया साफ तौर पर। तो ये बहुत बड़ा फेलियर था, हमारी फॉरेन पॉलिसी का, और ये कारण था पुअर एडवाइजरी का। ठीक है, वो भी हम लोग अनप्रिपेयर्ड रह के भी जीत सकते थे, लेकिन जो डिसीजंस लिया गया उस टाइम पे वो बहुत ही बड़ा फेलियर था। तो एलएसी को आज भी हम लोग अफेक्टिव डी फैक्टो बॉर्डर मानते हैं। हम लोग नहीं मानते कि अक्साई चीन, क्योंकि हम लोग का पार्ट है, इसलिए डी फैक्टो बॉर्डर है। ये एंड रिजल्ट था किसका, साइनो इंडिया वॉर का, जो 1962 में हुआ। 1962 में अगर हम लोग वो एयरफोर्स या फिर जो भी रिक्वायर्ड था वो कर देते, तो इतना हम लोग का एरिया चाइना के पास नहीं जाता, और हो सकता है अक्साई चीन भी इंडिया का पार्ट रहता। अच्छा, ठीक है। और एलएसी एक ऐसा बॉर्डर है जो नॉट म्यूचुअली एग्रीड है। ठीक है,
LOC तो जैसे है ना पाकिस्तान का कि म्यूचुअली एग्रीड है, चलो यहाँ से सीज फायर रुका तो तुम्हारा पाकिस्तान का, ये इंडिया LIC का। को कोई नहीं, ना हम LAC मान का रहे ना वो मान रहा है। वो तो बोल रहा है कि वो मेरा ही है, लेकिन म्यूचुअली एग्रीड नहीं। हाँ ठीक है, तो अब इतना सारा कुछ हुआ, हमने कुछ सीखा 62 के वॉर से? क्योंकि अभी का सिनेरियो देख के तो लगता नहीं है कि कुछ सीखा, क्योंकि हम लोग एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड चाइना है, इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो हम लोग के दुश्मन हैं, हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए, लेकिन फिर भी हम लोग का बॉर्डर रोड्स तैयार नहीं है, हम लोग का टेक एडवांस नहीं है, हम लोग का सबमरीन कम है, एम्यूनेशन कम है। क्यों कम है? जब हम लोग को पता है कि वो लोग परमानेंट दुश्मन है हम लोग के, फिर भी हम लोग की तैयारी ऐसी है। तो इससे तो यही पता चलता है कि 62 के वॉर से हम लोग अभी कुछ भी नहीं सीखे। हाँ, कुछ भी नहीं सीखे। ये हम लोग का प्राइम कंसर्न होना चाहिए था कि हमारी बॉर्डर स्ट्रांग हो। 1964 में अब क्या हुआ, चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक है, वार के 2 साल बाद। फिर 1965 में जब पाक ने देखा कि चाइना हम लोग को हरा दिया, जो भी रीज़न था, लेकिन पाकिस्तान के नज़रों में चाइना एक ये हीरो टाइप की, ये हम लोग को बचाएगा इंडिया से, तो वो 1965 में पाक वार हुआ। 1967 में, लेकिन 1967 का जो वार हुआ, तो 1965 के बाद उन लोग को क्या लगा, चाइना को, कि ये लोग के पास विल ही नहीं है लड़ने का। ठीक है, हम लोग तो कभी भी अटैक करके कोई भी एरिया ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1967 में क्या हुआ कि फ्री हैंड छोड़ दिया गया आर्मी को, कि जैसे हैंडल करना है करो। ठीक है, अब जैसे हैंडल करना है करो, वो लोग इतने अच्छे तरीके से हैंडल किए, चाइना को इतनी खदेड़ दिया एकदम बॉर्डर से कि अभी तक 1967 से लेके अभी तक नॉट अ सिंगल बुलेट वाज फायर्ड ऑन द बॉर्डर, नाथुला पास में और उसके अराउंड, सोचो, नॉट अ सिंगल बुलेट। अब क्या हुआ, जो गालवान वैली कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो क्या हुआ कि इधर का रीजन है अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन का एरिया है। ठीक है, अब जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो क्या करने लगी, यहाँ इससे जस्ट सटा हुआ, मतलब अपने ही एरिया में, जो हम लोग का लद्दाख वाला एरिया है, वहाँ एरिया में लेह से लेके दौलत बाग तक हाईवे बनाने लगी। ठीक है, जो आखिरी जो एयर स्ट्रिप है, जो हम लोग का एयरबेस है ना, वहाँ से उसको कनेक्ट करती है, लेह से वहाँ तक हाईवे बनाने लगे। ठीक है, बिल्ट हाईवे टू बी रेडी इफ समथिंग हैपेंस अनफॉर्चुनेटली। बस हम लोग अपना एरिया में काम कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं। ठीक है, तब चाइना सोचा कि तुम रेडी कैसे हो रहे, तुम वार प्रिपेयर्ड या फिर कुछ भी, मतलब तुम कैसे हाईवे बना सकते हो। ठीक है, चाइना ने टारगेट किया गालवान वैली को, जो ये LAC लाइन है इसके जस्ट नज़दीक है। चाइना ने टारगेट किया वो कि यहाँ हम लोग डिस्टर्बेंस करेंगे तो वो लोग पीछे हो जाएंगे, हाईवे नहीं बनाएंगे या फिर जो भी, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, चाइना टेंशन में आ गया कि इंडिया रोड बनाया जा रहा है, वो भी ऐसा वैसा रोड नहीं, ऑल वेदर रोड टू सप्लाई द आर्मी, मेडिसिन, फूड, जो भी सोल्जर्स, सब अपने खुद को रेडी कर रहा है। ठीक है, अब इस बीच क्या हो गया कि कोविड आ गया, कोविड में हो गया लॉकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोलिंग होती थी, जैसे यहाँ का इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर पर जाएगा, जो अक्साई चीन वाला जो LAC है वहाँ पे जाएगा, उसको कोई पॉइंट को, इस पॉइंट को टच करके फिर वापस आ जाएगा। उसी तरह चाइनीज सोल्जर जो है वो इस पॉइंट को टच करके आ जाएगा, तो वो एक रेगुलर पेट्रोलिंग है। ठीक है, अब कोविड हो गया लॉकडाउन में, तो पेट्रोलिंग कम कर दी इंडिया साइड में। ठीक है, कि क्यों, बस उसमें भी एक ट्रिप लगता है ना, कि जाना आना, तो वो सब कम करने के लिए पेट्रोलिंग कम कर दी, तो चाइना ने उसका फ़ायदा उठाया। वो तो है ही अपॉर्चुनिस्ट, जहाँ मौका मिला। तो ये मान लो LAC लाइन है, तो ये इंडिया की लाइन जैसे बेस अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो पेट्रोलिंग यहाँ कम करना, दूर जाना होता था उस बॉर्डर के लिए। ठीक है, तो मान लो कि अपने बेस पे ही है, थोड़ा दूर में। ठीक है, चाइना क्या किया, आगे बढ़ने लगा। ठीक है, आगे तो बढ़ने लगा, यहाँ अपने टेंट्स भी गाड़ने लगा,
टेंट्स गाड़ने लगा, अपने बेसेस बनाने लगा, गन्स रखने लगा इस एरिया में, इंडिया के एरिया में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ठीक है। ठीक है। अब जब इन लोग को पता चला इंडियन फोर्स को, मतलब तुम आगे कैसे आए, तुम आगे आए कैसे। अब कॉन्फ्लिक्ट शांत करने के लिए जो कर्नल संतोष बाबू है वो मिलने गए। ठीक है। बट चाइना ने डेकोरम मेंटेन नहीं किया, जिसमें ये कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। अच्छा। ठीक है। और ये इसी का क्लैश हो गया कि तुम आगे कैसे आए हम लोग के जमीन पे। ठीक है। इसी दौरान शहीद हुए। हाँ, इसी दौरान से वो मिलने गए थे वहाँ पे, लेकिन वो लोगों ने डेकोरम मेंटेन नहीं किया तो अटैक हुआ उसमें। मतलब बुलेट वगैरह से अटैक नहीं हुआ, लेकिन जैसे नदी में गिर के या फिर जो भी होता है ना, वैसे लड़ाई झगड़े से बहुत सारी डेथ्स हुई। गन शॉट एक भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी मौतें हुई। ठीक है। और क्लैश हुआ। यही था गालवान वैली कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो डी एस्केलेशन शुरू हुआ। डी एस्केलेशन मतलब क्या, पहले क्या था कि हमारी आर्मी रेडी थी, अगर थोड़ा सपोर्ट मिलता सरकार की तरफ से। नेहरू जी ने तो एक्शन लिया नहीं, वो प्रॉपर जो उस टाइम पे चाहिए था। अभी क्या है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो आर्मी को फ्री हैंड दे के रखी है, तो उनको जैसे लड़ना है, जैसे भगाना है, जैसे हैंडल करना है करो। तो इसमें क्या है कि सरकार भी और आर्मी भी, ठीक है, दोनों का ये है। तो बहुत सारे मतलब जो हेलीकॉप्टर स्टेशन, हमने बॉर्डर पे हेलीकॉप्टर स्टेशन कर दिए, जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं। फिर उसी टाइम पे राफेल खरीदा गया। करना कुछ नहीं है, लेकिन हवा बना के रखना है कि हमारे पास इतना सारा है, तो तुम अगर हम लोग को टच करने भी आए तो देख लेना। बस राफेल खरीदा गया, और ज़्यादा फोर्सेस भेज दिया गया, टैंक्स भेज दिए गए, गन्स भेज दिए गए। एक टुकड़ा नहीं देने वाले अब वो नेहरू जी की थॉट आइडियोलॉजी नहीं है, नहीं चलेगी, आदर्शवादी नहीं है कि नहीं हम अच्छे हैं तो हम अच्छा ही करेंगे। अब ये है कि तुम जैसा करोगे हम वैसा ही रिप्लाई करेंगे, एक टुकड़ा नहीं लेने देंगे। अब एक टर्म है यांजू यांजू, क्या है यांजी यांजू या फिर कैन कैन। कैन कैन, ठीक, ये चाइनीज बहुत यूज करते हैं। समझते हैं ये है क्या। ठीक है। तो जो अच्छा आदमी होता है ना, गुडमैन, वो जल्दी थक जाता है, जल्दी गिव अप कर देता है। अच्छा। ठीक है। और जो दुष्ट आदमी होता है ना, बुरा आदमी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशर्मी से जीत जा रहा होता है। एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर मान लो कि दो पड़ोसी हैं, ठीक है, एक अच्छा है एक दुष्ट है। तो दुष्ट आदमी क्या कर रहा है, डेली उसके यहाँ कचरा फेंक दे रहा है। ठीक है। एक दिन गुडमैन क्या करेगा, उसको बोलने नहीं जाएगा, वो खुद ही साफ करने लगेगा। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, थक जाएगा, गिव अप कर देगा कि इससे हम नहीं सकेंगे। हम जाके इससे पूछ लेते हैं कि इसको क्या चाहिए दुष्ट आदमी से, तो वो जल्दी गिव अप कर देता है। और दुष्ट आदमी क्या होता है, वो इसी चीज़ का फायदा उठा रहा होता है कि हमको यही तो चाहिए था, तुम पूछो मेरे से कि हमको क्या चाहिए और हमको दे दो। ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया नेगोशिएट करता है फास्ट एंड फेयर, मतलब उसको जल्दी शांति चाहिए कि अरे हमको कलेश नहीं चाहिए। ठीक है। और फेयर मतलब कि उसमें कोई चीटिंग नहीं। और चाइना क्या है, दुष्ट है, वो क्या बोलेगा कि हमको पेपर दिखाओ, हम नहीं मानते, एग्रीमेंट हुआ भी है तो भी हम नहीं मानते। और क्या लाइन यूज करता है, वी विल सी। तुम चाहे उसको कितना ही अच्छा बोल दो या कितना ही खराब बोल दो, दोनों में क्या रिप्लाई करेगा, वी विल सी, हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, फिर बोलेंगे। ठीक है। और इंडिया को चाहिए कि फास्ट एंड फेयर, मतलब हम लोग चीटिंग भी नहीं करेंगे और जल्दी हम लोग को शांति चाहिए। ठीक है। तो अब इसी के लिए क्या जो सोल्जर्स हैं ट्रेनिंग पे, क्योंकि हम लोग नेगोशिएट बहुत ख़राब करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि हम लोग सब कुछ जीतने के बावजूद जब टेबल पे बात आती है नेगोशिएट करने की, हम लोग सब कुछ हार जाते हैं, सब वापस कर देते हैं, सब भूल जाते हैं। और चाइना क्या है कि वो अगर नहीं भी जीत रहा होता है तो नेगोशिएटिंग पावर उसकी बहुत अच्छी है। ठीक है। वो नहीं भी हार रहा होता तो भी वो टेबल पर जीत जाता है। ठीक है। तो इसीलिए अभी ट्रेनिंग दी जा रही है सोल्जर्स को, जो चाइना बॉर्डर पे है स्पेशली, ताकि वो जो नेगोशिएशन टेक्निक है वो सीख सकें। ठीक है। तो ये कैन वो हर जगह वही यूज़ करता है कि अगर तुम उसको फैक्ट्स दो कि नहीं ये ब्रिटिशर्स ने अक्साई चीन इधर मार्क किया है तो हम नहीं मानते, ये इंडिया का पार्ट है, तो वो क्या बोलेंगे, शो पेपर्स। अगर पेपर सब वो लोग स्टडी करके सही भी है तो फिर वो क्या बोलेंगे, वी विल सी, कैन वी विल सी।
ठीक है। तो वी विल सी मतलब सोच लो कि जब तक उसको नहीं मिल जाता वो परेशान करता रहेगा दुष्ट। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक रिवर है ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत से आती है, वहाँ उसका नाम है सांगपो। ठीक है। तिब्बत से इंडिया आती है। तो ये क्या हुआ, ये ऊपर है तो अपर राइपरी हो गया, या फिर जो होता है ना एक अच्छा सा वर्ड बोले तो सर, तो ये कंट्रोल करेगा इसका फ्लो ब्रह्मपुत्र का जो इंडिया में आएगी। ठीक है। अब फ्लो कंट्रोल करेगा, तिब्बत तो आ गया चाइना के पास, चाइना ठहरा दुष्ट, वो फ्लो कंट्रोल करेगा। अब मानसून के टाइम पे तो डेंजरस फ्लैश फ्लड आता है ना, पानी एकदम से अचानक बढ़ जाता है, तो हम लोग बहुत न्यूज़ सुनते हैं। तो 2006 में क्या हुआ, इंडिया ने चाइना से कहा कि हमें हाइड्रोलॉजिकल डेटा बता दिया कर। ठीक है, कि इस टाइम मानसून में कैसा रहेगा अपडेट, तो हम लोग सेल्फ प्रिपेयर हो सके। ठीक है, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ। तो चाइना बोला कि अच्छा हाइड्रोलॉजिकल डेटा, इसके लिए तो पैसे लगेंगे। ठीक है। तो इंडिया बोला कि ठीक है हम पैसे भी दे दे रहे, लेकिन तुम बता दिया करो। ठीक है, हम उसको पैसे देते हैं बाकायदा आज भी, 2006 से लेके अभी तक, लेकिन फिर भी 9 out of 10 times they don't share the data। बताते ही नहीं, फिर भी पैसा दे रहे ताकि वो बता दिया करो, इसीलिए, क्योंकि है तो दुष्ट कि नहीं देंगे तो फिर बोलेगा कि हम तो नहीं करने वाले, और दे रहे हैं फिर भी दुष्टता नहीं बताते हैं। तो फिर क्यों दे रहे हैं, पता ही नहीं है तो। वी आर ऑलवेज एट ह्यूज रिस्क, क्योंकि हम लोग को डेटा पता नहीं चलता, हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं हो पाते। ठीक है। अब कॉमन सी बात है कि अगर हम लोग कोई भी टॉप फ्लोर पे रह रहा है, ठीक है, और जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, तो जो टॉप फ्लोर वाला अगर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मलबा गिर रहा है, तो उसका एक मोरल ड्यूटी रहता है कि वो अपने नीचे वाले को बोल दे कि तुम बालकनी में अननेसेसरी मत बैठना, नहीं तो ईंट पड़ेगी, मर जाओगे। तो वो तो मोरल एक ड्यूटी है बताना कि मैं हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। ठीक है। चाइना तो दुष्ट है, तो वो ऊपर कुछ भी काम करेगा तो उसका मलबा किधर गिरेगा, इंडिया में आके डिपॉजिट होगा, यहाँ पे आके ये होगा। ठीक है। तो वो इंडिया को बिना बताए कंस्ट्रक्शन वर्क ढेर हैवी स्टार्ट कर दिया, बिना बताए। ठीक है। तो जो एक सीरियस चैलेंज है इंडिया के लिए, वो एक इन्वायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे होगा चाइना रीजन में, उसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया को पड़ेगा, और जो कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि वो डेटा शेयर नहीं करता। तो चाइना को माना जाता है इज कंसिडर्ड एज मोस्ट फॉर्मिडेबल फॉरेन पॉलिसी। तब ये बहुत ही पता है जिसको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम लोग चाहे उसके लिए पैसा पे करें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो अपना रंग दिखाता ही है, और जिससे हम ही लोग को एडवर्स इफेक्ट होता है।